आज का वीडियो स्ट्रक्चरल बिजनेस एनालिसिस का मेरा तीसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे डैम कैपिटल के स्ट्रक्चरल बिजनेस के बारे में, एकदम बिजनेस सेंट्रिक और लॉन्ग टर्म के नजरिए से। हम यहां कोई शॉर्ट टर्म प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, तो शॉर्ट टर्म वाले आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करमित मेहता और स्वागत है आपका स्मार्ट वेल्थ पर। यह वीडियो कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह भी कृपया ध्यान में रखें, मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले हम डैम कैपिटल का स्क्रीनर पर स्नैपशॉट चेक कर लेते हैं। आप डिटेल्स पढ़ पा रहे हैं। डैम कैपिटल की करंट प्राइस, उसका करंट पी रेशियो, उसकी बुक वैल्यू। उसकी बुक वैल्यू से उसका प्राइस टू बुक करंट निकल जाएगा, जो करीबन 4.65 प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये आईपीओ लास्ट ईयर ही लिस्ट हुआ है और प्राइस चार्ट हम देख सकते हैं। ये आईपीओ 283 रुपीज में आया है और लिस्टिंग के दिन इसने 415 का हाई लगाया है और 415 से ये अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसका रीजन भी हम अंत में समझाने की कोशिश करेंगे। तो डैम कैपिटल बेसिकली क्या बिजनेस करती है? डैम कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग कंपनी है। इसका मेन काम होता है आईपीओ करवाना, क्यूआईपी अरेंज करना, ओएफएस हैंडल करना, कंपनीज को एडवाइजरी देना और लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस देना। सिंपल लैंग्वेज में, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो डैम जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उनका ब्रिज बनता है कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच का। डैम एक एसेट लाइट बिजनेस है जो उसके एम्प्लॉयज के क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप और ट्रस्ट पे चलता है, तो ज्यादा कैपेक्स की जरूरत यहां नहीं होती है। अब हम देख पा रहे हैं डैम कैपिटल का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। पिछले 4 साल का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप हमने निकाला है। मेन दो मेजर सेगमेंट से इसके रेवेन्यूज आते हैं। एक है स्टॉक ब्रोकिंग और दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग मतलब जो इंस्टीट्यूशंस कंपनियों को ये एडवाइस देती है वहां से भी, और ब्रोकिंग सर्विसेज देती है, वो भी इसमें शामिल है। तो आप ये ब्रेकअप देख सकते हैं। तो मेजर रेवेन्यू इसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बिजनेस से आता है। अब हम देख पा रहे हैं पिछले 4 साल का, मतलब FY 25, 24, 23 और 22 का डैम कैपिटल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ब्रेकअप और अंत में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी, और उसमें एवरेज भी निकाला हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस लॉसेस से प्रॉफिट्स में आई हुई है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अराउंड एवरी क्वार्टर प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है और टोटल पैट भी अच्छा है। और हम अब मेन ये बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पैट मार्जिन्स की। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पैट मार्जिन्स अराउंड 45.3% मार्जिन्स उसको मिल रहे हैं। करंटली उसको इतना मार्जिन्स मिल रहा है।
ये 45.3 फिगर इंपॉर्टेंट फिगर है जो हम वीडियो में आगे समझेंगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये स्लाइड में आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस वर्सेस फंड रेज्ड बाय डैम कैपिटल। तो पिछले 4 साल का डेटा हम देखें तो डैम कैपिटल ने कितना फंड रेज किया है, मतलब कितने आईपीओ, क्यूआईपी, ओएफएस वगैरह हैंडल किए हैं और उसमें से उसको फी कितना चार्ज मिला है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रेवेन्यू उससे निकलता है। जो हमने आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रेवेन्यू हमने आगे देखा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं 60, 51, 122 एंड 155। तो उसका फी कितना चार्ज हुआ वो हम देख पा रहे हैं। एवरेज फी 0.67 निकलता है 4 साल का। ये फी कैसा मिलता है इनको? अगर छोटे आईपीओ करते हैं तो उनको ज्यादा फीस मिलता है 1 से 2% के अराउंड, और अगर आईपीओ का साइज बड़ा है तो उनको 0.5 से लेके 1% तक भी फीस मिल जाता है। सेम गोज टू क्यूआईपी एंड ओएफएस हैंडलिंग। तो एवरेज 0.67% वो फीस निकाल पा रही है 4 साल, पिछले 4 साल के रिकॉर्ड हम देख पाए तो ये हमने 4 साल का एनालिसिस किया है। अब आप देख पा रहे हैं ये शीट दिखाती है मार्केट शेयर इन इंडिया। डैम कैपिटल जितना फंड रेज करती है और इंडिया ने टोटल कितना फंड रेज किया है ये 4 सालों में, तो उसमें से डैम कैपिटल ने कितना फंड रेज किया तो उसका मार्केट शेयर हम निकाला है हमने। तो आप देख सकते हैं टोटल इंडिया में FY22 में 1,58,908 करोड़ रुपीस इंडिया में आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस और क्यूआईपी के माध्यम से कंपनीज ने जुटाए हुए हैं। उसमें से डैम कैपिटल ने 14,628 करोड़ हैंडल किए हैं। तो वो 9.2% उसका मार्केट शेयर आ रहा है। तो मार्केट शेयर आप देख पा रहे हैं कभी ज्यादा कभी कम, पर डैम एक मीनिंगफुल प्लेयर बन चुका है। इस बिजनेस में एंट्री बैरियर है और डैम एक पुराना प्लेयर है, तो मार्केट शेयर उसको अच्छा मिलता है। तो एवरेज हम निकाले फिर से, तो 4 साल की एवरेज में उसने 9.2% इंडिया का मार्केट शेयर उसको मिला हुआ है। अभी हम देख पा रहे हैं तो मैंने पिछले 2005 से लेके 2024-25 मतलब पिछले 20 सालों का डेटा निकाला हुआ है। तो पिछले 20 साल में इंडिया ने कितना आईपीओ प्लस ओएफएस और कितना क्यूआईपी से मनी रेज किया है उसका टोटल निकाला हुआ है। अब ये बिजनेस एक सिक्लिकल बिजनेस है, तो आप देख पा रहे हैं कुछ सालों में जैसे 2007-8 में 52,219 करोड़ रुपीस आईपीओ में इंडिया ने रेज किए हैं इंडियन कंपनीज ने, और 8-9 में वो फिगर घट के 2034 करोड़ हो जाता है, क्योंकि 8-9 में आप समझते हैं कि वो बेयर मार्केट चल रहा था, तो वहां पे आईपीओज नहीं आते हैं और काम एकदम स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सिक्लिकल बिजनेस है, तो कभी ज्यादा कभी कम आईपीओज आएंगे, तो उसका प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से डैम को काम कम मिलेगा, इसलिए प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से कम हो गए। शायद कोई साल में डैम लॉस में भी जा सकती है, तो वो मार्केट सिक्लिकल है उसका। तो हम उसे ईयर ऑन ईयर डैम के बिजनेस को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हम पूरा पूरा साइकिल देना होगा। अगर डैम का बिजनेस को समझना है तो उसको पूरे साइकिल के साथ, पूरे 10 साल के साइकिल में उसका एनालिसिस करना होगा। तो हमने पिछले 20 सालों का डेटा निकाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं
ये 2005-6 से 2014-15 के बीच में कितना आईपीओ और ओएफएस से पैसा रेस किया और कितना क्यूआईपी से रेस किया, और 15-16 से लेके 24-25 तक कितना ओएफएस और आईपीओ से रेस किया। ये दिखाता है इंडिया का इक्विटी मार्केट कैसे बड़ा हो रहा है पिछले 10 साल और ये 10 साल, तो उसमें कितना बढ़ गया है आईपीओ और क्यूआईपी का फंड रेजिंग। तो 10+10 ईयर कंपैरिजन हम करें तो आप देख पा रहे हैं शीट में, तो ग्रोथ फ्रॉम फर्स्ट 10 ईयर्स टू सेकंड 10 ईयर्स हम निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट 10 ईयर्स में 4,47,000 करोड़ रुपीस और फिर 12,91,105 करोड़ रुपीस, मतलब 2.9x से ये ग्रो हुआ है। इंडिया का ओएफएस, आईपीओ और क्यूआईपी के माध्यम से फंड रेजिंग 2.9x से 10 सालों में ग्रो हुआ है। तो हम डैन कैपिटल का बिजनेस समझने के लिए आगे के 10 साल का एक हमने कंजर्वेटिव एजम्पशन निकाला है। ये कोई भी श्योरिटी नहीं है, हम एजम्पशन के बेस पे बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमने आगे के 10 साल, इफ मार्केट ग्रोज एट द सेम पेस एज लास्ट साइकिल, देन आगे के 10 साल में 2.9x ग्रो हो सकता है। तो उस हिसाब से 2025 से लेकर 2035 तक 37,28,432 करोड़ ग्रोथ हो सकता है। दिस इज सिंपल प्रोजेक्शन एज्यूमिंग सिंपल मार्केट डेप्थ, रिफॉर्म्स, लिक्विडिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज प्रीवियस डिकेड्स। तो 2000 अभी हम देखें तो 24-25 तक का डेटा था जो 12,91,105 करोड़ हुआ था, और उसमें 25-26 नहीं शामिल किया है हमने। 25-26 मतलब 31 बार 2025 तक अभी में इंडिया ने 2,33,540 रेस कर चुका है ऑलरेडी इंडिया। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स क्यों 2.9x हो सकता है लास्ट 10 ईयर्स के, तो उसके हम रीजन समझेंगे। हमने पिछले 4 साल का एसआईपी ग्रोथ निकाला है। अगर हम एसआईपी फ्लोज को देखें तो 2021 से 2025 तक 28% ईयर ऑन ईयर सीएजीआर से एसआईपी ग्रोथ हुआ है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन एसआईपी के द्वारा बढ़ रहा है 28% सीएजीआर। तो करंटली हम लास्ट मंथ का हमने डेटा निकाला है दिसंबर 25 का, तो 31,000 करोड़ रुपीस एसआईपी के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट में डाला हुआ है। अगर हम उसे 28 नहीं पर आगे के 10 साल में अगर यही एसआईपी 12% सीएजीआर से ग्रो करती है, और ये 12% एक कंजर्वेटिव एजम्पशन हमने रखा हुआ है, तो 12% सीएजीआर से ग्रो करती है तो 65,28,551 करोड़ एसआईपी के माध्यम से अगले 10 साल में इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स के आ सकते हैं। तो ये मेन एक ड्राइवर है 2.9x नेक्स्ट 10 इयर्स में फंड रेजिंग क्यों ग्रो हो सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स एवरी मंथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रही है एसआईपी के माध्यम से। दूसरा रीजन है फाइनेंशियल, दूसरा रीजन है जिसकी हम बात करेंगे, तो मनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम गोल्ड, रियल एस्टेट एंड एफडीज टू एक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड में तो अभी एक्चुअली बढ़ रहा है इसलिए जा रहा है, पर उसमें से भी जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो पैसा वापस इक्विटी में ही आएगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। और अभी बहुत कंपनीज लिस्टिंग
होना बाकी है, और न्यू एज और स्टार्टअप और टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारी नई नई भी आ रही है जिसको फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, तो इंडिया का जीडीपी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो बहुत आगे जाना है, तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही। तो जीडीपी बढ़ने के लिए इक्विटी कैपिटल का एक्सपेंशन होना भी ज़रूरी है। और इंडिया एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो गई है फॉरेनर्स के लिए, तो उस फॉरेनर्स का भी फंड्स धीरे धीरे इंडिया में आएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट का साइज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। आगे हम बात करेंगे why DAM Capital can get 6.3% market share of India fund raised in future or in next 10 years। तो 6.5% एक कंजर्वेटिव फिगर है जो हमने कहां से निकाला वो हम आपको बताएंगे। हम पीछे की शीट्स में जाए तो पिछले 4 साल में हमने आगे डिस्कस किया डैम कैपिटल का मार्केट शेयर, और एवरेज 9.2% डैम कैपिटल ने इंडिया फंड रेज में पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो एवरेज 9.2 है, तो हम आगे के 10 साल के लिए भी 9.2% मार्केट शेयर कंसिडर कर सकते हैं। पर हम ले रहे हैं पिछले 4 साल का लोवेस्ट फिगर जो 2025 लास्ट ईयर है 6.3%, और हम कंजर्वेटिव एजम्पशन एक मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए 6.3% मार्केट शेयर से डैम आगे 10 साल के लिए काम करेगी। ये सिर्फ कंजर्वेटिव एजम्पशन है, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट 10 इयर्स में 6.3% कैसे गेन कर सकती है? तो डैम का फोकस सिर्फ कैपिटल मार्केट्स पर है, ना कोई लैंडिंग का बिजनेस है, ना ड्रॉप ट्रेडिंग का बिजनेस है। सिर्फ मिड साइज डील्स ज्यादा डैम कर रही है, उसमें डैम कैपिटल ज्यादा स्ट्रांग है। मिड आईपीओज में या छोटे छोटे आईपीओज में या मिड लेवल के आईपीओज में उसको ज्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस है उसका। तो हर सक्सेसफुल डील से डैम कैपिटल की रेपुटेशन बढ़ती है। तो इसलिए 6.3% मार्केट शेयर एक कंजर्वेटिव एजम्पशन से, और बाकी के रीजंस भी मैंने इस शीट में मेंशन किए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उसको धीरे धीरे। अब हम अगली शीट्स पे जा रहे हैं। तो व्हाई डैम कैपिटल शुड बी वैल्यूड बाय प्राइस टू बुक एंड नॉट प्राइस टू अर्निंग, यानी पी रेशियो पे हम डैम कैपिटल को क्यों वैल्यू नहीं करेंगे और क्यों नहीं करना चाहिए। एक्चुअली डैम जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हर साल सेम नहीं होता है। जैसे बेयर मार्केट्स आते हैं और बुल मार्केट्स भी आते हैं, तो आईपीओ का एक्टिविटी भी बेयर मार्केट्स में कम होता है और बुल मार्केट्स में आईपीओ एक्टिविटी ज्यादा होता है। तो कभी ज्यादा कभी कम, तो कभी कम में लॉसेस भी डैम को आ सकती है। तो इसलिए पी रेशियो मिसलीडिंग हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को प्राइस टू बुक रेशियो से समझना ज्यादा सही होता है। जैसे अगर बुल मार्केट है तो आईपीओस ज्यादा आएगी, क्यूआईपी ज्यादा आएंगे, फंड रेजिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएगी, तो डैम कैपिटल का प्रॉफिट्स एकदम से एक साल में इंक्रीज हो सकता है। तो पी रेशियो कम देख सकते हो, तो उससे आप एक गलत एजम्पशन लगा पाओगे कि डैम कैपिटल बहुत सस्ता मिल रहा है क्योंकि ये बहुत कम के पी रेशियो में ट्रेड कर रहा है। और कभी लॉसेस हो गए डैम कैपिटल को तो पी अचानक से गायब हो सकता है, या कम प्रॉफिट्स में पी ही बहुत शूट अप हो सकता है, 50-60 के पी में भी दिख सकता है। तो आपको लगेगा कि डैम कैपिटल बहुत महंगा शेयर है।
इसलिए सिक्लिकल बिजनेस को जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइस टू बुक वैल्यू से ऑलवेज कंजर्वेटिव एजम्पशंस किया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे, अभी हमने एक नेक्स्ट 10 साल का एक कंजर्वेटिव प्रॉफिट एजम्पशन निकाला हुआ है। ये कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, पर हमने डैम के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस को समझने के लिए हमने 10 साल का, आगे के 10 साल का एजम्पशन निकाला हुआ है। पहले ही हमने बात किया है कि हम साल दर साल इसके प्रॉफिट्स को एनालाइज नहीं करेंगे, हमने पूरे 10 साल का टोटल प्रॉफिट्स कितना आएगा वो एनालाइज करने की कोशिश की है, और एजम्पशंस की मदद से हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। तो हम कंजर्वेटिव फिगर्स डाले तो हमने आगे की शीट में निकाला कि टोटल फंड रेज्ड इन नेक्स्ट 10 इयर्स इन इंडिया एट 2.9x, तो हम देखेंगे 37 लाख करोड़ नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया फंड रेज एक्टिविटी हो सकती है। तो उसमें डैम कैपिटल का 6.3% मार्केट शेयर हमने निकाला, तो 2,35,000 करोड़ होता है, उसमें से डैम कैपिटल मैनेज करेगी। तो और एक एक फी निकाला है हमने जो 0.67 है, जो हमने आगे एक निकाला था एवरेज, उसको डैम कैपिटल को पिछले 4 साल में कितना एवरेज फी उसने निकाला है, तो 0.67 यहाँ से एवरेज हमने निकाला हुआ है। तो हम उसको एजम्पशन में 0.67 को डालते हैं, तो 1574 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इन 10 इयर्स डैम कर पाएगी। तो अब फिर उससे पैट मार्जिन जो हमने आगे बात की आगे की शीट में, जो 45.3% जो लास्ट 4 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पैट का मार्जिन जो निकला है एवरेज, उससे हम प्रॉफिट को देखें तो 717 करोड़ प्रॉफिट्स 10 साल का डैम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस से निकाल सकती है। ये भी सिर्फ एक सिनारियो है और एक कंजर्वेटिव प्रॉफिट एजम्पशन निकाला हुआ है हमने। अभी हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट की बात की, हम अभी स्टॉक ब्रोकिंग यानी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज से नेक्स्ट 10 साल यानी 2035 तक डैम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है उसका हमने कंजर्वेटिव एजम्पशन निकाला है। अगेन कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है, पर हम बिजनेस को समझने के लिए एजम्पशन निकाल रहे हैं। तो FY25 का हम पैट देखें तो 15.55 करोड़ इसने स्टॉक ब्रोकिंग सेगमेंट से निकाला है। तो हम उसे कंजर्वेटिव 8% CAGR से अगर ग्रो करते हैं आगे के 10 साल तक, एक्चुअली स्टॉक ब्रोकिंग भी एक सिक्लिकल बिजनेस है, तो वहां भी कुछ साल ज्यादा प्रॉफिट, कुछ साल कम प्रॉफिट, कुछ साल लॉस भी आ सकता है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग में फिक्स्ड कॉस्ट होता है और वो एडवाइजरी और ब्रोकिंग सर्विसेज अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को देगी। जब बुल मार्केट होगा, जब मार्केट अच्छा होगा तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, जब मार्केट नहीं अच्छा होगा तब उसको काम कम मिलेगा। तो भी हमने एक 8% कंजर्वेटिव CAGR कंसीडर किया है। तो 8% से अगर बिजनेस ग्रो होता है तो 2035 में ये 15.55 का 33.6 करोड़ रुपीस प्रॉफिट रहेगा। तो हम 10 साल का प्रॉफिट का टोटल करें तो 225 करोड़ रुपए 10 साल में प्रॉफिट कंपनी इकट्ठा कर लेगी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज सेगमेंट से। अब हम एजम्पशन करेंगे फाइनल बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर 10 इयर्स, दैट इज 2035। तो कंपनी के पास अभी करंट इक्विटी है
फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट में 2063.95 करोड़ रुपीस। अब हम ऐड ऑन करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से प्रॉफिट 10 साल तक 2025 से 2035 तक 713 करोड़, और ऐड करेंगे स्टॉक ब्रोकिंग प्रॉफिट 225 करोड़ जो हमने यहां से निकाला लास्ट शीट में, वो हम ऐड करेंगे। तो फाइनल इक्विटी आफ्टर 10 इयर्स 1201.95 करोड़ निकलता है। कंपनी के अभी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? तो करीबन 7 करोड़ शेयर्स है और फाइनल इक्विटी बनती है 1202 करोड़। तो 10 साल के बाद कंपनी का बुक वैल्यू 170 रुपीज पर शेयर निकल जाएगा। अभी 43.8 करोड़ रुपीज 43.8 पर शेयर बुक वैल्यू है, हमने आगे स्क्रीनर में देखा। और लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में देखे तो 37 करोड़ था, 37 पर शेयर था बुक वैल्यू। तो 10 साल के बाद ये 170 पर शेयर निकलेगा अगर हम ये कंजर्वेटिव एनालिसिस को एज्यूम करते हैं। तो फाइनल वैल्यूएशन एजम्पशन ऑन 2035 ऑन प्राइस टू बुक मेथड विच इज द करेक्ट मेथड। तो प्राइस टू बुक मेथड से अगर हम डैम कैपिटल के बिजनेस को जो एसेट लाइट मॉडल है तो उसको हम एज्यूम करेंगे। तो एसेट लाइट मॉडल को प्राइस टू बुक ज्यादा मिलता है, तो उसे बेयर मार्केट में अगर 4.4x मिला तो 6 अगर 2035 अगर बेयर फेज है, 2035 ईयर बेयर फेज है मार्केट का, तो उसको 4x मिल सकता है, तो उसका प्राइस 680 निकलता है। अगर उसको करंट वैल्यूएशन भी 2035 में मिला तो अभी करंट 4.73 चल रहा है, 4.73x उसका बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अभी करंट बुक वैल्यू है 43.8 रुपीज, तो इंटू 4.73 करते तो आज का भाव 205 रुपीज निकलता है। और उसको अगर हम 5x कंसिडर करते हैं इन बुल केस, then price comes to 850 rupees and 6x 5x is a base case and 6x consider करते हैं in bull case, then 1020 rupees and यूफोरिया के केस में 7x तक अगर जाता है तो 1190 रुपीज 2035 में प्राइस निकलता है। ये सिर्फ एजम्पशन है, प्लीज आप ध्यान में रखें, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर हम उसके बिजनेस रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल अगर उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जनरली इंडिया में डैम कैपिटल जैसे एसेट लाइट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ज्यादा लिस्टेड नहीं है। जो भी लिस्टेड प्लेयर्स है वो है आईआईएफएल, मोतीलाल जैसे प्लेयर्स है। तो वो प्लेयर्स भी दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स में भी काम करती है, जैसे मोतीलाल ग्रुप लेंडिंग भी करती है और प्रोप्राइटरी रिस्क भी है उसका, और कैपिटल कैपेक्स भी हैवी है। तो उसको डैम कैपिटल के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर तो भी हम ये शीट में देख पा रहे हैं, मैंने डैम कैपिटल को आईआईएफएल मोतीलाल से कंपेयर किया। और फिर यूएस मार्केट की 3 कंपनीज है, पाइपर, पीजेटी एंड एवरकॉर, उसको भी डैम कैपिटल के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि ये 3 कंपनीज जो यूएस मार्केट की है वो अराउंड सिमिलर है, उसका बिजनेस अराउंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर डैम कैपिटल के साथ है। एसेट लाइट मॉडल्स, वो भी एसेट लाइट मॉडल्स है। तो आप देख पा रहे हैं आईआईएफएल मोतीलाल जैसे फर्म्स में लैंडिंग और ट्रेडिंग भी है, इसलिए रिस्क और वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है। डैम का मॉडल कैपिटल लाइट है पर डील साइकिल डिपेंडेंट है। आप अर्निंग वॉलेटिलिटी देख सकते हो, डील साइकिल है और ये डील प्लस क्रेडिट है। जैसे
आप कैपिटल इंसेंटिव देख सकते हो, तो डैम में लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आईआईएफएल में मीडियम, मोतीलाल में हाई, पाइपर में मीडियम, पीजेटी जिसको हम डैम कैपिटल से सिमिलरिटी करते हैं वो वेरी लो, एंड एवरकॉर भी वेरी लो, बिकॉज एवरकॉर एंड पीजेटी इज डूइंग द सेम आईपीओ एंड क्यूआईपी फंड रेजिंग एक्टिविटी ही ज़्यादा जनरेट करती है वो। अभी हम डैम कैपिटल का, एवरकॉर और पीजेटी जो यूएस लिस्टेड कंपनीज है, यूएस एक मैच्योर मार्केट है, तो उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमको नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्शंस या फ्यूचर एजम्पशंस एनालिसिस करने के लिए इजी रहता है, क्योंकि यूएस में जो पिछले 10 साल में हुआ है, आगे के 10 साल में इंडिया में वैसा हो सकता है। तो अगर डैम को एवरकॉर और पीजेटी से कंपेयर करें, तो डैम करंटली 4.73 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, एवरकॉर करंटली 6.81 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है, और पीजेटी 7.67 टाइम ट्रेड कर रही है। उसका मेन रीजन है ग्लोबल फर्म्स जो होते हैं कैपिटल लाइट और हाई आरओआई बिजनेसेस को मार्केट प्रीमियम देता है। एक्चुअली पीजेटी और जो एवरकॉर है वो बहुत ही कैपिटल लाइट है, तो उसको मार्केट ज्यादा प्रीमियम दे रही है। अब हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डैम कैपिटल को लिस्टिंग के टाइम पे उसको क्या प्राइस आईपीओ आया था, 283 रुपीज पे डैम कैपिटल को आईपीओ प्राइस रखा गया था। तब उसका बुक वैल्यू 27.87 रुपीज पर शेयर था, तो वो आईपीओ इश्यू प्राइस 10.15x रखा गया था, और करंटली उसको 4.73x प्राइस मिल रहा है। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एवरकॉर आईएनसी का चार्ट, जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। तो आप 10 साल का पहले का प्राइस देखें तो 2026 में अराउंड 45 रुपीज ट्रेड हो रहा था, तो आज 45 से अराउंड 8 टाइम्स प्राइस हो गया है 383 पर। तो आप देख सकते हैं उसका प्राइस कैसे कैसे ट्रेड करता है। और पीजेटी जो हमने डिस्कस किया उसका भी प्राइस हम देख लेते हैं, पीजेटी पार्टनर्स का। तो उसका भी 10 साल पहले का चार्ट अराउंड 25 रुपीज थी, और 25 से 186 यानी 7.5 टाइम्स प्राइस हुआ है। अभी हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स को प्राइस टू बुक से क्यों वैल्यू करते हैं, ना कि प्राइस टू अर्निंग्स को। तो मैंने ये रीजंस नोट डाउन करके शीट्स बनाई हुई है, तो आप शीट में देख पा रहे हैं। मेन रीजन है अर्निंग सिक्लिकलिटी होती है, बुक वैल्यू रिलेटिवली स्टेबल होता है। बुक वैल्यू अगर हम प्रॉफिट्स को साल दर साल जोड़े तो बुक वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो वो रिलेटिवली स्टेबल होती है। इसलिए प्राइस टू बुक लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर समझ आता है। इसलिए ग्लोबल एडवाइजरी फर्म्स प्राइस टू बुक पर जज होती है। Why PE failed at IPO? Price to book would have warned। अगर हमने डैम कैपिटल को प्राइस टू बुक के हिसाब से आईपीओ के टाइम देखा होता, तो हमें पता चलता कि डैम कैपिटल एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया है, क्योंकि 10x 10.4x
हम देखें तो 10.4x के वैल्यूएशन पे डैम कैपिटल का आईपीओ आया हुआ था, जो ग्लोबली ही उसकी कंपनीज 7x और 8x या 5x पे ट्रेड हो रही है। तो डैम कैपिटल एक्सपेंसिव आया था, और लिस्टिंग के टाइम तो लिस्टिंग के डे वो 415 रुपीज का हाई है, तो वो उस टाइम पे तो 15x ट्रेड हुआ था लिस्टिंग के टाइम। वो क्लियरली सिग्नलिंग था कि मार्केट में ओवर एक्साइटमेंट है। तो इन्वेस्टर ने उस टाइम पे देखा होता कि 15x ट्रेड हो रहा है, पर इन्वेस्टर ने क्या देखा, इन्वेस्टर ने उसका पी रेशियो देखा। उस टाइम उस ईयर डैम कैपिटल का अर्निंग्स ज्यादा था, तो वो कम पीई पे दिख रहा था, यानी कि 15 के पीई पे दिख रहा है या 20 के नीचे के पीई में दिख रहा है, क्योंकि अर्निंग्स उसके ज्यादा थे, आईपीओ ज्यादा है इसलिए अर्निंग्स ज्यादा थे। तो इन्वेस्टर्स ने उसको पी रेशियो इतना कम है, ये तो सस्ता शेयर है, उस हिसाब से उसको परखा। पर अगर उसको प्राइस टू बुक परखा होता तो पता चलता कि डैम कैपिटल कितना महंगा ट्रेड हो रहा है। 15x तक ट्रेड हो गया था डैम कैपिटल। तो वो धीरे धीरे, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया, वो एंड में बात करेंगे, तो धीरे धीरे उसका प्राइस 415 से आज घटकर 205 रुपए है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस को ऑलवेज प्राइस टू बुक ही वैल्यू किया जाता है, वही सही तरीका होता है। तो पी ऑलवेज मिसलीड करता है। जैसे कुछ साल अगर डेन कैपिटल को बिजनेस नहीं मिला, आईपीओ कम है, तो वो साल उसका पी बहुत हाई हो जाएगा, तब उसको हम उस हिसाब से देख नहीं सकते, हमको उसको पी के हिसाब से ही देखना जरूरी है। हम ये शीट में बात करेंगे उसके डिविडेंड के प्रोजेक्शन के बारे में, नेक्स्ट 10 साल के डिविडेंड के प्रोजेक्शन के बारे में। अभी डैम कैपिटल एवरी ईयर 1 रुपी डिविडेंड देती है, पर अगर हम देखें तो हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस का 50% सिर्फ 6% की स्पीड से ग्रो होता है। तो समझो अगर उसका प्रॉफिट हमने सिर्फ 50% इन्वेस्ट किया और उसका 6% जो निकाला इंटरेस्ट, यानी कंपनी उसके 50% प्रॉफिट को एफडी में रख देती है, बैंक एफडी या कोई भी 6% के एसेट पे रख देती है, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट आता है वो डिविडेंड के रूप में अगर कंपनी देती रहती है तो बहुत ही कंजर्वेटिव अमाउंट निकलता है। 28 रुपीज पर शेयर कंपनी 10 साल में डिविडेंड दे चुकी होगी, ऐसा हम कंजर्वेटिव एजम्पशन कर रहे हैं। अभी की रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला रिस्क है, बेयर मार्केट में आईपीओ रुक सकते हैं, आईपीओ क्यूआईपी सब रुक सकते हैं। एसआईपी फ्लोज भी स्लो हो सकती है आगे के 10 सालों में, वो भी एक मेजर रिस्क है। मेजर पर्सन एसआईपी से ही आईपीओज में आता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ही आता है, तो वो अगर स्लो हुई तो वो मेजर रिस्क है। बिग बैंक्स कंपटीशन बढ़ा सकते हैं, डैम कैपिटल जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर से दूसरे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर से वो कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। और डैम कैपिटल के की एम्प्लॉयज अगर चले गए तो बिजनेस हिट हो सकता है। एम्प्लॉयज को भी एट्रिशन रेट जो होता है, एम्प्लॉयज को भी संभाल कर रखना, अगर वो किसी और कंपनी में शिफ्ट होते हैं तो बिजनेस हिट हो सकता है। और डैम कैपिटल का कोई खराब आईपीओ आ गया तो कंपनी की रेपुटेशन में इफेक्ट पड़ेगी, तो वो भी उसको आगे काम कम मिल सकते हैं, तो वो भी मार्केट शेयर घटा सकती है। तो वो भी एक की रिस्क है जो आपको समझ के चलना होगा। तो अब आ गए हम फाइनल पार्ट पे। तो कैसे मैं इसे इन्वेस्टमेंट अप्रोच रख रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी डैम कैपिटल में इन्वेस्टेड हूं, और मैं 3 इयर्स से मंथली एसआईपी के द्वारा एक्यूमुलेट करूंगा, और उसे 10 साल या उससे भी ज्यादा होल्डिंग रख सकता हूं। और मैं
ईयर ऑन ईयर उसके प्रॉफिट्स एनालाइज करूँगा और मैंने जो मॉडल बनाया है वो मॉडल से वो वर्क कर रहा है कि नहीं वो देखूंगा। और ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, डिड यू लाइक द वीडियो? इट वॉज वेरी लेंथी बट इंफॉर्मेटिव, एंड इफ यू लाइक then please share and subscribe, and do comment if you want to make any changes in the model discussed here of DAM Capital। एंड आगे भी मैं ऐसे स्ट्रक्चरल बिजनेस आइडियाज लाता रहूंगा एकदम सटीक स्टडी के साथ। तो देखते रहिए स्मार्ट वेल्थ। मैं हूं करमित मेहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।